मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कि ऐसा सस्पेक्टेड है कि अंडर ड्यूरेस ऑफ सेंट्रल एजेंसी प्रोब्स जो है उन्होंने पाला बदला। वो मेजॉरिटी ऑफ दोज कैंडिडेट्स लॉस्ट। देखिए, इस इलेक्शन में करीब करीब 150 से ज़्यादा टर्नकोट्स थे, जो कि टर्नकोट्स यानी कि ऐसे पॉलिटिशियन जिन्होंने कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की इलेक्शन से पहले। और इसमें जो हमने पीरियड लिया हुआ है वो 2019 के इलेक्शन के बाद से लेके और इस इलेक्शन के बीच का जो फासला है, ये दायरा है, उसमें जितने पॉलिटिशियंस ने पार्टियां स्विच की हैं उनको हम देख रहे हैं। उसमें से करीब 13 ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिनके ऊपर सेंट्रल के एजेंसीज यानी कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी जांच चल रही थी। और इस जांच के शुरू होने के बाद इन लोगों ने जो है पार्टी अपनी बदली। तो जिसमें कि ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि भाई, पहले भी आरोप ऐसे लगे हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर ईडी का दबाव देकर और जो है उनको बीजेपी ने ज्वाइन करवा लिया या किसी कहीं और चले गए, जो भी है। तो इस तरह के 13 पॉलिटिशियंस थे। इन 13 में से 8 ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कि बीजेपी या उनके एलाइज को ज्वाइन किया था और बाकी अलग अलग पार्टियों में इधर उधर गए। और ये कई सारी पार्टियों से आए थे। कांग्रेस से आए थे, तृणमूल कांग्रेस से, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस से, एक आंध्र में एक जेजेपी करके पार्टी है, वहाँ से भी आए थे। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे। इन सभी पॉलिटिशियंस में से 9 ऐसे पॉलिटिशियन थे जो कि पाला बदलने के बाद इलेक्शन हार गए। तो राजस्थान में ज्योति मिर्धा एक पुरानी पॉलिटिशियन हैं जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। वो एक कांग्रेस पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। दशकों से उस फैमिली से कांग्रेस में पॉलिटिशियंस आते रहे हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं। उन्होंने पिछले सितंबर 2023 में जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनके पार्टी बदलने से कुछ महीने पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंडिया बुल्स नाम की एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में है, फाइनेंस में भी है, उसके ऊपर जो है एक केस दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसकी तहकीकात अभी चल रही है। उसके बाद इन्होंने जो है ये पाला अपना बदल लिया। अब इंडिया बुल्स और ज्योति मिर्धा का रिलेशनशिप जो है वो ये है कि ज्योति मिर्धा के जो इन लॉज हैं वो इस कंपनी को ओन करते हैं। तो इसमें जो विपक्ष के नेता हनुमान बेनीवाल थे, उन्होंने मीडिया में क्या आरोप भी लगाया था कि भाई बीजेपी नेताओं को ज्वाइन करवा रही है ईडी को यूज़ करके। हालांकि जब इलेक्शन हुए, नागौर से इन्हें टिकट मिला था और उनके सामने हनुमान बेनीवाल ही खड़े थे और वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ इलेक्शन हार गई। उसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुंबई के कांग्रेस के चीफ हुआ करते थे कृपा शंकर सिंह। उन्होंने जो है पाला बदला 2021 में और उनको जौनपुर से टिकट दिया गया बीजेपी के द्वारा, और वो भी ये इलेक्शन हार गए। उनके ऊपर करीब 2012 में महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्रांच ने एक इन्वेस्टिगेशन डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की शुरू की थी। उसके बेसिस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी उनके ऊपर केस दर्ज किया था। हालांकि वो केस बाद में कोर्ट में जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि सरकार ने सैंक्शन नहीं दिया प्रोसिक्यूट करने का उनको, और उसके बाद, उसके ठीक बाद उन्होंने आके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद अगर हम आते हैं थोड़ा उत्तर जाते हैं और वहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो कि तृणमूल कांग्रेस के चीफ विप हुआ करते थे असेंबली में, तपस रॉय। इस साल के जनवरी में उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड करती है। मार्च में वो पाला बदल लेते हैं और आके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी उनको टिकट दे देती है कोलकाता उत्तर से, और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय उनको बुरी तरह से हरा देते हैं। वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। फिर हम आते हैं आप पंजाब में जो है वो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं पंजाब से।
उनके बेटे के ऊपर 2020 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक केस दर्ज किया था जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। उसके अगले साल ही अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के बीच में अनबन भी हो गई और उसके बाद अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद उनकी पत्नी प्रणीत कौर जो हैं उनको पटियाला से टिकट दिया गया और वो भी बुरी तरह से हार गई, वो तीसरे नंबर पे आई। फिर सबसे मज़ेदार जो केसेस हैं वो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, जहाँ पे कि काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई जो है करीब 2022 में, जिसमें कि शिवसेना में स्प्लिट हो गया, एनसीपी में स्प्लिट हो गया, आधी पार्टी दोनों की स्प्लिट होके और बीजेपी के साथ ज्वाइन करके उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया और अपनी सरकार बनाई और एनडीए की दोबारा सरकार वहाँ पे बनी। ये कहानी सभी को पता है। उस वक्त जो है शिवसेना की लीडर हुआ करती थी यामिनी जाधव, जो कि शिवसेना के कॉरपोरेटर हैं, यशवंत जाधव जिनकी पत्नी हैं वो, और वो एमएलए हुआ करती थी और वो उन्होंने पाला बदला और वो शिवसेना के का जो एकनाथ शिंदे का फैक्शन है उसके साथ जाके और उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। उनके ऊपर जिस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया था उस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस उनके पति के ऊपर चल रहा था। वो केस अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, हालांकि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। और उनको मुंबई से टिकट दिया गया शिवसेना शिंदे फैक्शन के द्वारा और वो भी इलेक्शन हार गई। दूसरा इंटरेस्टिंग केस है, हालांकि वो विनर हैं लेकिन उनका बड़ा ही मज़ेदार केस है, वो है रविंद्र वाइकर। रविंद्र वाइकर जब शिवसेना में स्प्लिट हुआ तब उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे और उद्धव ठाकरे के बड़े ही करीबी माने जाते थे। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे की सरकार बनी उसके कुछ ही महीनों बाद उनके ऊपर एक मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में एक केस खोल दिया गया। वो केस खोलने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके ऊपर जो है उसके बेसिस पे एक और कार्रवाई शुरू कर दी, तहकीकात शुरू कर दी। उसके बाद उनके ऊपर रेड्स वगैरह भी हुए। फिर उसके बाद वो आके और उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही, इलेक्शन के कुछ महीने पहले ही उन्होंने आकर और एकनाथ शिंदे का फैक्शन जो है वो आके ज्वाइन कर लिया। उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास ये था कि या तो जेल जाओ और नहीं तो पाला बदलो, तो मैंने पाला बदल लिया। तो सीधे तौर पे एक तरह से जो है वो आरोप लगा रहे थे कि मैं अंडर ड्यूरेस जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ। रविंद्र वाइकर को भी मुंबई क्षेत्र से टिकट दिया गया था और सिर्फ 48 वोटों से 2 बार रिकाउंटिंग होने के बाद सिर्फ 48 वोटों से वो अपनी सीट बचा पाए। इसके बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर कि वहाँ भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। वहाँ पे एक पहले पुरानी वाईएसआरसीपी की नेता हुआ करती थी कोटापल्ली गीता, जिन्होंने कि बाद में वाईएसआरसीपी छोड़ के अपनी पार्टी स्टार्ट की, जेजेपी करके उसका नाम था। कोटापल्ली गीता 2015 में सीबीआई ने उनके और उनके पति के खिलाफ एक चार्जशीट दायर करी जिसमें कि उनको बैंक फ्रॉड के लिए दोषी बताया गया सीबीआई के द्वारा। उसके बाद करीब 2019 में जो है उन्होंने आके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 2022 में फिर उनका कन्विक्शन भी हो गया और उसके बाद वो अरेस्ट भी हो गई अपने पति के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंगली तेलंगाना हाई कोर्ट में जाके उनका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो गया। लेकिन चूंकि उनका कन्विक्शन अभी भी बरकरार था तो इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। इस मार्च 12 तारीख को उनका कन्विक्शन भी तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने उनको अराकू कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दे दी, हालांकि वो भी इलेक्शन हार गए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जितने लोग जो हैं जिन्होंने कि अंडर ड्यूरेस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कि ऐसा सस्पेक्टेड है कि अंडर ड्यूरेस ऑफ सेंट्रल एजेंसी प्रोब्स जो है उन्होंने पाला बदला, वो majority of those candidates lost. Thank you for watching. For more such stories, log on to www.indianexpress.com and do not forget to like and subscribe to Indian Express channel on YouTube.